नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2009 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इस प्रश्न पत्र को हम 3 वीडियोज में सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में शुरुआत के जो 50 प्रश्न हैं उनको व्याख्यात्मक तौर पे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का इस्तेमाल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में स्थानीय कृषि दिए हुए हैं और वो किन देशों में होती हैं उनके बारे में सूची 2 में दिया हुआ है। तो जो पहला है कि झूमिंग कृषि। अब इसमें से जो चारों इस तरफ जो विकल्प दिए हैं सूची 2 में, इसमें से आप पहचान लीजिए कि झूमिंग कृषि किससे संबंधित हो सकती है। तो झूमिंग कृषि जो है संबंधित है किससे? उत्तरी पूर्वी भारत से। तो आप जो चौथा नंबर ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी भारत से। इसी तरह से जो चैजिंग कृषि है उसको अगर आप देखें तो वो आपका है फिलीपींस से। रोका जो है वो आपका ब्राजील से है और मसूले जो है मध्य अफ्रीकी जो देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य उससे संबंधित है। तो अगर आप मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और तो आपका होगा 4 3 1 2, 4 3 4 3 2 1। ठीक हो गया। आप इसको आप मिला दीजिएगा तो ये आपका जो है मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से दोबारा मिलाना है जिसमें कपास की श्रेणी तथा उनके उत्पादक देशों के नाम दिए हुए हैं। एक तरफ सूची 1 है तथा दूसरी तरफ सूची 2 दी हुई है। तो सर्वोत्तम कृषि की जो कपास है वो होती है आपकी कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज के पार्ट में। मध्यम श्रेणी की जो कपास होती है वो होती है आपकी मध्य एशियाई गणराज्य में तथा निम्न श्रेणी की जो कपास होती है वो होती है भारत और ब्राजील जैसे देशों में। तो अगर आपको कोट मिलाना है तो आप कोट मिला दीजिएगा। ए का आपका 3 नंबर, बी का आपका 1 नंबर, तो 3 1 ये आपका 4 नंबर जो विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डान नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर। तो वोल्गा जलमार्ग जो है वो जुड़ा हुआ है किसके द्वारा? आपका काला सागर से। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखने से पहले हम लोग एक बार आपसे प्रश्न पूछेंगे। आप बताइए कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो ये आपने जो है प्रश्न देख लिए, 3 प्रश्न देख लिए। अब जो है हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे और चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच में अंतर को क्या कहते हैं। तो पहले आयात दिया हुआ है और फिर निर्यात दिया हुआ, तो इसे कहते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन। यही अगर निर्यात और आयात के बीच मूल्यों के अंतर पूछता तो वो होता अनुकूलतम जो है व्यापार संतुलन। तो आपको बताते चले कि भारत में विदेशी व्यापार के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि योजना अवधि में हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल ही रहा है। केवल 1973 और 1978 में व्यापार संतुलन अनुकूल था। और आपको बताते चले कि जब आयात और निर्यात में अधिक अंतर होता है तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है, जबकि निर्यात अधिक और आयात कम होता है तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिए हैं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये है आपका 7वां स्थान। अब आप मुझे बताइएगा कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो शीर्ष 6 और देश हैं उनको आप क्रमबद्ध तौर पे क्षेत्रफल के अनुसार लगा दीजिएगा। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है वो मैं आपको बताता चलता हूं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.43% है तथा भारत में जो निवासित जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग में 17.5% है। अब आपको बताते चले कि इसका जो विस्तार है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर देखें तो 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इसी तरह से भारत से और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि आप बताइए इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कौन सा है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार आपका अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर द्वीपों सहित अगर इसको मिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप को भी मिला लें तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है तथा जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब इसी तरह से आपसे और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है कितना,
मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री में कितना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। जो हमने डिग्री का जो विस्तार बताया अक्षांशीय और देशांतरी, उसको आप घटा लीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, लगभग में समान आता है। ठीक है, तो आप इतना काम कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हुए हैं कंप्यूटर चिप्स के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए, कोका कोला के मुख्यालय के लिए, रसायनों के लिए। तो ये आपका प्रसिद्ध है कंप्यूटर चिप्स के लिए। और सिलिकॉन वैली जो स्थित है वो है आपकी कहाँ पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। और भारत की जो सिलिकॉन वैली है मैं आपको बताता चलूँ कि बेंगलोर में है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, नदी अपने किनारों को काटती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है, नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। तो आपका जो 4 नंबर विकल्प है उसके द्वारा प्राकृतिक तटबंधों या नेचुरल लेवीज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन दिए हुए डेविस महोदय ने, एल सी किंग महोदय ने, जे वाल्टर महोदय ने या पसार्गे महोदय ने। तो पसार्गे महोदय ने क्या किया था, मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था, अफ्रीका के जो मरुस्थलीय भाग हैं उनका। अब जो है हम आपको बताते चलें कि जो स्थलाकृतियां हैं इनका 1904 में पसार्गे महोदय ने, 1905 में डेविस महोदय ने और 1948 में एल सी किंग महोदय ने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया कि स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हिमानी द्वारा, परहिमानी द्वारा, नदी द्वारा या सागरी तरंगों द्वारा। तो हिमानी, ये आपका जो है वी आकार की घाटी जो है आपका जो है नदी द्वारा निर्मित है, जो कि अपरदनात्मक घाटी होती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा कि वी आकार की घाटी के साथ साथ यू आकार की घाटी किस प्रकार के अपरदन प्रक्रम द्वारा तैयार होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं कि वे मेघ को चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं, कहलाते हैं। मध्य कपासी मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, पछाव मेघ या स्तरीय मेघ। तो मध्य कपासी मेघ कहलाते हैं, जो कि चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह होते हैं और रेखाओं और तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या पश्चिमी। तो ये जो उपोष्ण आर्द्र जलवायु है, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, जिसे आप जो पूछा गया है कि कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया। ऑप्शन दिए हुए हैं तापमान और वर्षण, वनस्पति तापमान या तापमान और वनस्पति। तो कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करने के लिए तापमान और वर्षण को आधार बनाया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस भूवैज्ञानिक ने अंतःसागरीय भूआकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली को विकसित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं कोपेन महोदय ने, ट्रिवार्था महोदय ने और जो 2 विकल्प दिए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो 2 विकल्प बचे हुए हैं वो है आपके ब्रूस जी हीजन ने या आपका डोहार्टी ने। तो हीजन महोदय ने अंतःसागरीय जो भूआकृतियां हैं उनको वर्गीकृत करने की प्रणाली स्थापित की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ग्लोक्लाइन या थैस्टोक्लाइन। तो ये कहलाता है आपका थर्मोक्लाइन। अब आपको बताते चले कि महासागरीय जल का तापमान सागर की गहराई के साथ घटता जाता है। महासागरीय गहराई की वह सीमा जहां सागर तल से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे से प्रारंभ होता है और वह सीमा क्षेत्र जहां पर तापमान में गिरावट आती है ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहलाता है। यह जल के कुल आयतन का लगभग 90% होता है और गहरे जल में प्रवणता के नीचे पाया जाता है। यह महासागर के जल का द्वितीय स्तर होता है। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं कि पाइनोक्लाइन या पाइक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन क्या होता है, उसे आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या चीन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश में 1938 में सबसे पहले मृदा का वर्गीकरण किया गया था। अब आपको बताते चले कि विश्व की मिट्टियों का विभिन्न आधारों पर विभिन्न विद्वानों ने वर्गीकरण किया और मृदा विज्ञान के विकास और मिट्टियों के वर्गीकरण में रूसी वैज्ञानिकों विशेषकर
डाकुचेमेव ने सर्वप्रथम किसी भी प्रदेश में मिट्टियों के विकास और उनके उस प्रदेश की जलवायु और वनस्पति से गहरा संबंध स्थापित किया। और अमेरिकी जो आपके मृदा विज्ञानी थे मार्वुथ महोदय, उन्होंने 1938 में व्यापक स्तर पर मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संघटन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, यह परत कहलाती है। ऑप्शन दिए होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, हेटोफर या होमोफेयर। तो ये कहलाता है आपका हेट्रोस्फेयर। और जो 90 किलोमीटर से नीचे की तक का जो क्षेत्र होता है पृथ्वी की सतह तक होता है वो कहलाता है होमोस्फेयर। तो अगर हम बांटे रासायनिक संगठन की दृष्टि से बांटें तो वायुमंडल को दो भागों में बांटते हैं, एक होमोस्फेयर जिसे कहते हैं सममंडल और दूसरा है विषम मंडल जिसे कहते हैं हेट्रोस्फेयर। और जो हेट्रोस्फेयर है उसकी ऊंचाई मतलब उसकी जो शुरुआत होती है वो शुरू होता है 90 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, और ये जाता है लगभग में 10,000 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल के निम्नलिखित परत कौन सी है जो वायुयान उड़ाने के लिए अत्यधिक सुविधाजनक दशाएं रखती है। ऑप्शन दिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो परिवर्तन मंडल कहलाता है जहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं, इसी वजह से ये सुविधाजनक नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है। ऑप्शन दिए अक्षांश, ऊंचाई, पवन और वर्षा। तो अक्षांश जो है जलवायु का मतलब नियंत्रक कारक नहीं है। अगला प्रश्न जो दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों को कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। ऑप्शन दिए हैं 10, 15, 16, 20। तो 16 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे के पूर्ण विकास के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं है। ऑप्शन दिए हैं बगलिहार, सलाल, दुल्हस्ती और चमेरा। तो चमेरा परियोजना जो है वो कश्मीर में नहीं है, बल्कि जो तीन हैं शेष वो आपकी कश्मीर में है। चमेरा जो है वो आपकी है हिमाचल प्रदेश में। अब बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये किन नदियों पर हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताना। उनमें से एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे सलाल हो गया, तो सलाल जो है चिनाब नदी पे है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक थी। ऑप्शन दिए हैं असम, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब। तो 1991 से लेकर 2001 तक की बात की जा रही है। तो इसी तरह से और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए कि 2001 से लेकर 2011 तक या अभी जब रिजल्ट आ जाएंगे 2021 वाली जनगणना के, तो आपका 2011 से लेकर 2021 तक किन में परिवर्तन हुआ उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या आंध्र प्रदेश। तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में, जिसे नावा सोवा बंदरगाह भी कहा जाता है। अब आपको बताते चले कि गुजरात में भावनगर और सूरत बंदरगाह है, जबकि गोवा में बेतुल बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है कि नहीं, ये सब चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है। ऑप्शन दिए थाल, कल्पक्कम, महानगुरु या नांगल। तो कल्पक्कम में जो है भारी जल संयंत्र नहीं है। भारत में जो कुल 8 जो है भारी जल संयंत्र हैं, कौन कौन से हैं, नांगल, बड़ोदरा, तुथिकुड़ी, कोटा, तलचेर, थाल, हाजिरा, मानगुरु इत्यादि, है ना। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। जैसे कहा दिया हुआ है अलेक्जेंड्रिया जो कि स्थान है यहाँ पे दे दिया गया है, एरेटास्थनीज, स्ट्रैबो या आर्यभट्ट। तो आपका एरेटास्थनीज महोदय ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने ही वर्ड को इक्विमीन, नॉन इक्विमीन में डिवाइड किया था। नोमेन नामक जो है संयंत्र का जो खोज की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि कौन सा एक देश यूरोप मुक्त व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। वो है आपका ब्रिटेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि ब्रिटेन में कुल कितने देश आते हैं। ब्रिटेन जो द्वीप समूह उसमें कुल कितने देश आते हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि रूस देश के संदर्भ में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि कृषि में पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति 1921 में, सही है आपका। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरा है कि भूमि का सामाजिकरण 1917, ये भी सही है। सामूहिक कृषि प्रणाली का आरंभ 1930, ये भी सही है। निजी खेती की समाप्ति ये 1940। तो निजी खेती की जो समाप्ति है 1940 में नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप प्रचलन में है।
ऑप्शन दिए हुए हैं मिश्रित खेती, शुष्क खेती, डेयरी खेती, सघन जीवन निर्वाह खेती। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन दिए हैं जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता है। अगला है कि जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है। जापान के होक्काइडो द्वीप में मछली पकड़ने का उद्योग सबसे अधिक विकसित है। जापान की 3/4 जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है। ऑप्शन दिया कौन सा सही है, तो जापान का पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है, ये आपका कथन जो है सत्य है। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। दूसरा है कि अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम भूषण नदियों में से एक है। धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। अगला है कि विंध्यन समूह की चट्टानों में लौह अयस्क सर्वाधिक हैं। तो अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको ये देखना है कौन सा कथन सही है। तो ये आपका जो है बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो सकता है। नहीं, आपका जो है बी नंबर भी सही है और आपका जो है ये ज्यादा करेक्ट है कि आर्कियन काल से अब तक जो है जो भाग है भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। कह रहा कौन सा सुमेलित है, तो कांगेर जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपका जो है सही है, ठीक है। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ओरांग जो है आपका मेघालय में, जो कि ये आपका नागालैंड में है। और नामाधपा जो है आपका असम में न होकर के कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आपका ये विकल्प आपका जो है क्या है, गलत है। कौन सा सुमेलित है, तो आपका जो पहला वाला है वही केवल सुमेलित है, ठीक है, ये वाला सुमेलित है। और इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ओरांग जो है आपका नागालैंड हो गया, नामाधपा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपको याद कर लेना है। अगला है दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा निक्षालन। तो मृदा निक्षालन या सॉइल लीचिंग जो है ये क्या होता है कि इसकी वजह से जो पोषक तत्व होते हैं नीचे वो ऊपर आ जाते हैं और ऊपरी सतह क्या होता है कि वो दोषयुक्त हो जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि जल ग्रहण क्षेत्र में प्रबंधन में कौन सा लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं मृदा अपरदन घटता है, मृदा प्रदूषण रोकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है, नदियों में अवसादीकरण कम करता है। तो जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उसमें जो है ये आपका लाभ जो है नहीं मिलता है, नदियों का अवसादीकरण कम करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ कथन और कारण वाला, उसमें देख लेते हैं कि वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। आपका सही है, तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। तो आपके ये दो विकल्प दिए हुए हैं और इसी वजह से इसको आपका देख लेते हैं कि जो कोड दिया हुआ कि आपके दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या, कारण कथन की व्याख्या करता है। दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, या आपका कथन गलत है कारण सही है, या कारण सही है कथन गलत है। तो आपके दोनों सही हैं, ठीक है, और दोनों व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कूट दिए हुए, दूसरी तरफ मतलब भू आकार दिए हुए, मतलब कि लैंडफॉर्म्स दिए हैं, दूसरी तरफ निर्माणकारी कारक दिए हुए कि किसकी वजह से ये बने हुए हैं। टोम्बोलो है आपका समुद्री जो है लहर से बनता है। फिर उसके बाद श्रृंगपुच्छ हो गया आपका जो है बनता है हिमनद से। अवनमित कुंड जो है आपका बनता है भूमिगत जल से और सकुंड आपका बनता है सरिता से। तो आप इसको आसानी से मिला दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जो अवनमित कुंड है वो आपका बनता है नदी से, ये आपका क्या है, सरिता से, है ना। और जो सकुंड है इसे ज्वाला कहते हैं, वो आपका हो गया किससे, भूमिगत जल से। तो आप जब मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा टोम्बोलो ए का 3। तो ये आपका 3 कहाँ पे है, यहाँ पे विकल्प जो है आपके सही नहीं दिए हुए हैं। तो आप इसको बस आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि कोपेन ने हेकिस्टोथर्म का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए किया। टुंड्रा प्रदेश के लिए, शीतोष्ण प्रदेश के लिए, मानसूनी प्रदेश के लिए या गर्म प्रदेश के लिए। टुंड्रा प्रदेश के लिए जो है इन्होंने हेकिस्टोथर्म किया था। और जब कोपेन महोदय ने जो जलवायु प्रदेशों का विभाजित किया तो विश्व की वनस्पतियों को 5 भागों में किया। एक मेगाथर्मल, जीरोफाइट्स, मीसोफाइट्स, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। इसको इन्होंने जो है ABCD
ईथ कैटेगरी में किया था, डिवाइड किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है स्थलांतरित कृषि के बारे में दिया हुआ। रोडेशिया, तो आपका कहना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ब्राजील रोका से सुमेलित है, सही बात है ना। और जो आपका इंडोनेशिया वो टावी नहीं है, ठीक है। सूडान का तो नगासू होता है, रोडेशिया में मिल्पा आता है जो कि मध्य अफ्रीकी जो है देश है। तो आपका जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं, वो आपका इंडोनेशिया का टावी। आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया की जो स्थानीय कृषि उसे लदांग कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किसका है? रिक्टर महोदय का, गुटेनबर्ग महोदय का, एच.एफ. रीड महोदय का या रॉबर्ट मैलेट महोदय का? तो ये है एच.एफ. रीड महोदय का जो है कथन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन दिया हुआ एकनत वलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है प्रतिवलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। नति लंबी सर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है। अगला है व्युत्क्रमण भ्रंश संपीड़न बल का प्रतिफल है। तो ये आपका जो है गलत है। ये आपका जो है संपीड़न बल की जगह पे आपका क्या होता है कि क्षैतिज संचलन की वजह से होता है, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सेल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है। ऑप्शन दिए हैं बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट जो है इस पे जो है अपदलन अपक्षय विकसित होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक एल्बिडो या परावर्तित सूर्यताप होता है हिमाच्छादित धरातल से, रेत से, घास से या शुष्क धरातल से। तो हिमाच्छादित जो धरातल होता है उससे सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है, ये तो आपको मालूम ही है। अगला प्रश्न है कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु को प्रदर्शित किया गया AMW द्वारा, ES द्वारा या AW द्वारा या CWG द्वारा। तो AS द्वारा जो है किया गया है। अब जो इसमें से तीनों शेष बचे हैं, CWG ये कहाँ का है? आपका गंगा का मैदान का है। अगला जो है AMW कहाँ का है और AW कहाँ का है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताना है कि ये कहाँ का है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जेट धाराओं के लिए सही नहीं है। ऑप्शन दिया जेट धाराओं के क्रोड में 60 नॉट से लेकर 200 नॉट गति की पवनें चलती हैं। दूसरा दिया हुआ है कि जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है। अगला है कि ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं और जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा है आपका। तो 2 नंबर जो है आपका स्टेटमेंट जो है क्या है, आपका क्या है, कथन गलत है। अब 2 नंबर स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कौन सा कथन था आपका। ये आप ऊपर देखेंगे, हम लोग काफी आगे आ गए। हाँ, तो 2 नंबर है कि इनका जो है कि जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है। तो जेट धाराओं की स्थिति जो है मौसम के अनुसार बदलती है कि नहीं, बदलती है। इसी वजह से ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीत काल में क्या होता है कि इनकी जो गति होती है वो काफी तीव्र हो जाती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ स्थानीय पवनें दी हुई हैं और कहाँ पर ये पवनें प्रवाहित होती हैं वो आपके देश या महाद्वीप दिए हुए हैं। खमसिन आपका मिस्र में है, हरमट्टन आपका जो है उत्तरी अफ्रीका में है, मिस्ट्रल आपका जो है हाँ चिनूक आपका उत्तरी अमेरिका में है और आपका जो है ये मिस्ट्रल बचा हुआ है जो कि आपका यहाँ पे देखना है कौन सा भाग हो सकता है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में तो इसमें से कोई नहीं है, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो मिस्ट्रल दक्षिणी अफ्रीका में तो नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो ये खमसिन आपको याद रखना है कि उत्तरी मिस्र में है, हरमट्टन आपका उत्तरी अफ्रीका में है, मिस्ट्रल आपका जो है ये गलत दिया हुआ है, चिनूक आपका जो है उत्तरी अमेरिका में है। अब मिस्ट्रल है कहाँ पे ये आपको बताना है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में प्रवाहित होती है। किस जगह पे प्रवाहित होती है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। यहाँ पे जो टाइप किए गए हैं, जिस भी जगह से ये प्रश्न लिए गए हैं वो गलत टाइप किए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है, मतलब ध्रुवों की ओर जाने पे कम होती जाती है। और आपको पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। अगला है कि निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में स्थल, जल और मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। अगला है कि निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में और रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक
नहीं होती है। अगला है महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। तो आपका जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही नहीं है कि निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में और रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होती है, जबकि इसका आपका उल्टा होता है। ठीक है। अब निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या है ये आपको मालूम है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कि वायु का एक निश्चित आयतन में कुल जो नमी की मात्रा होती है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। और यह आर्द्रता जलवायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसे प्रति घन फुट या प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर इन ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। और यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, सागर तट से महाद्वीपों के आंतरिक भाग की ओर जाने पर और शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल और रात की अपेक्षा दिन में जो है अधिक होती है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मोनोरेटनाक दिखाई देते हैं। ऑप्शन दिए हुए प्रारंभिक अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो ये है आपका वृद्धावस्था में मोनोरेटनाक दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पैन प्लेन संगम एक संगम मैदान है जिसका निर्माण जो है बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है। अगला दिया हुआ पैन प्लेन का निर्माण अंतरसरिता के क्षेत्रों में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। अगला है एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा होता है। अगला है पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थलीय गुंबदों के सम्मिलन से होता है। तो कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका जो ए नंबर पहला नंबर है वो आपका सत्य नहीं है कि पैन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है। ऑप्शन दिए हैं अच्युताश्म, निश्चिताश्म, कंदराल स्तंभ और काष्ठ खिड़की। तो काष्ठ खिड़की क्या है, अब एक अपरदनात्मक स्थल रूप है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है और जितने भी हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और जो केव है वो आपकी जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। अगला दिया हुआ पाट भूमि पाई जाती है बुंदेलखंड पठार में, दंडकारण्य पठार में, तेलंगाना पठार में, छोटा नागपुर पठार में। तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है अंतिम इस वीडियो का जो प्रश्न है कि बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। ऑप्शन दिए हैं शिवराय की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, गड़जात की पहाड़ियां और महादेव पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियां जो है वो बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। और आपको बताते चलें कि क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी उद्भेदन हुआ था जिससे लगभग में जो है जो लावा का विस्तार है वो पूरे क्षेत्रफल में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका फैलाव हो गया था। और इसी वजह से जो राजमहल पहाड़ी है वो भी इसी का एक पार्ट है। अब उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने जो है काफी कुछ प्रश्न देखे होंगे। कुछ प्रश्नों के जो है विकल्प गलत दिए हुए हैं, कुछ का कूट मिलाना गलत दिया हुआ है, तो उसको आप इग्नोर करते हुए आपको क्या करना है कि प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं या किस तरह से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अपने दोस्तों को चैनल का लिंक शेयर नहीं किया या वीडियो शेयर नहीं किया तो उनको शेयर करिए जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। अब 51 नंबर प्रश्न से हम लोग आगे चलेंगे कि कयाल निम्नलिखित में से क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। 51 नंबर प्रश्न से 100 नंबर प्रश्न तक अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।